प्लेन का इंजन गर्म हो रहा है, लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं और कॉकपिट के अंदर कैप्टन जेमी कैंटिलो व फर्स्ट ऑफिसर मरीसियो गाजमन हर एक गेज को चेक कर रहे हैं। हर चीज परफेक्ट लग रही है, लेकिन कभी कभी परफेक्ट दिखने वाली चीजें भी वैसी नहीं होती जैसा हम समझते हैं। एरोसुक्र फ्लाइट 157 एक बोइंग 727-200 कार्गो प्लेन जो कोलंबिया के पुएर्टो कैरिनो से अपने होम बेस बोगोटो के लिए उड़ान भरने को तैयार है। ये एक रूटीन फ्लाइट है और मौसम के मामले में भी कोई खास समस्या नहीं लग रही है, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी शांति है जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले का इशारा होती है। कैप्टन जेमी कॉकपिट में थ्रॉटल को एडजस्ट करते हुए बोलते हैं, रेडी फॉर टेक ऑफ। और फर्स्ट ऑफिसर मरीसियो उन्हें कंफर्म करते हैं, लेट्स गो। पर यही वो वक्त है जब एक के बाद एक छोटी छोटी गलतियां होती जाती हैं। इस फ्लाइट ने अपनी जर्नी की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या वाकई में फ्लाइट 157 की ये आखिरी उड़ान होने वाली थी? और सबसे अहम सवाल, क्या इस दुर्घटना को टाला जा सकता था? आइए जानते हैं इस खौफनाक सफर की हर एक छोटी बड़ी डिटेल्स और उन फैसलों को जिन्होंने इस फ्लाइट को एक डिजास्टर बना दिया। बीस दिसंबर 2016। पुएर्टो कैरिनो में ये एक आम सा दिन है, लेकिन आज की शाम जर्मन ओलानो एयरपोर्ट पर जो होने वाला है उसे कोई भूल नहीं पाएगा। कोलंबिया के एक सुदूर इलाके में मौजूद ये एयरपोर्ट वेनेजुला के बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। आसपास का इलाका वीरान है, जिसकी वजह से दिन ढलने के साथ ही ठंडक बढ़ने लगी है। लेकिन रनवे पर गूंजते हुए एरोसुक्र फ्लाइट 157 के इंजन्स इस खामोशी को चीर रहे हैं। अभी अभी बोगोटा से आई ये फ्लाइट जर्मन ओलानो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और अब वापसी के लिए तैयार हो रही है। फ्लाइट का कार्गो भारी है, लगभग 19,800 किलोग्राम्स, जो कोलंबिया के इस हिस्से से एक्सपोर्ट किया जाना है। लेकिन इसी भारी सामान के साथ एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है, जिसका अंदाज़ा शायद इस समय किसी को नहीं है। कॉकपिट में मौजूद कैप्टन जेमी कैंटिलो की उम्र 58 साल है और वो इस बोइंग 727 को कंट्रोल कर रहे हैं। इनके पास 8,708 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। बगल में बैठे फर्स्ट ऑफिसर मरीसियो गाजमन 39 साल के हैं और उन्होंने भी बोइंग 727 पर 3,285 आवर्स की फ्लाइंग की हुई है। इन दोनों के अलावा फ्लाइट इंजीनियर पेड्रो डुएर्टे की उम्र 72 साल है और इस उम्र में भी ये फ्लाइट का हिस्सा हैं। इनके पास हजारों घंटों का अनुभव है, लेकिन उम्र के साथ जुड़ी थकान और पुराने नियमों से चिपके रहने की आदत इस फ्लाइट को मुश्किल में डालने वाली है। जैसे जैसे कार्गो लोड किया जा रहा है, क्रू मेंबर्स अपने प्री फ्लाइट चेक्स कंप्लीट कर रहे हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर इनकी प्लानिंग में कुछ छोटी मोटी चूकें हो रही हैं और आज यही छोटी मोटी गलतियां एक बड़ी घटना की वजह बनने वाली हैं। इस फ्लाइट में कुल मिलाकर 5 क्रू मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन एक छठा आदमी भी इस प्लेन में है। हैरानी की बात यह है, इस आदमी के बारे में कोई पेपर्स या रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये बस एक अनजान मुसाफिर है। क्रू को पता है कि ये सफर आसान नहीं होगा। फ्लाइट का वजन ज्यादा है और रनवे छोटा, लेकिन कागजों पर सब कुछ ठीक है। प्लानिंग पूरी है और चेक्स कर लिए गए हैं। इसी बीच प्लेन को पुश बैक करने और टैक्सिंग के जरिए रनवे तक ले जाने की प्रोसेस शुरू होती है। इस वक्त शाम के करीब 5 बज रहे हैं और फ्लाइट 157 के इंजीनियर्स पूरे जोर से चल रहे हैं। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं। कैप्टन टेक ऑफ की प्लानिंग करते हैं। फ्लैप्स 30 डिग्रीज पर सेट हैं
और स्पीड कैलकुलेट की जा चुकी है। लेकिन क्या ये कैलकुलेशन सच में सही हैं? दरअसल कागजों में प्लेन का कुल वजन 74,200 किलो बताया गया है, लेकिन इसका सही वजन इससे कहीं ज्यादा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि फ्लैप से हवा में उड़ने के लिए लिफ्ट बनाने में मदद मिलती है। जितना ज्यादा फ्लैप्स एंगल होता है उतना ही जल्दी प्लेन हवा में उड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एरोसुकर ने कभी भी फ्लैप्स 30 के हिसाब से सही स्पीड कैलकुलेट करने वाले चार्ट्स नहीं बनाए। ऐसे में क्रू पुराने टेक ऑफ कार्ड्स इस्तेमाल कर रहा है जो सिर्फ फ्लैप्स 25 के लिए हैं। मतलब जो स्पीड यूज हो रही है वो इस कंडीशन के लिए सही नहीं है और प्लेन को ऊपर उठने के लिए ज्यादा रनवे चाहिए जो पहले से ही छोटा है। रनवे सिर्फ 1800 मीटर का है और ऊपर से हल्की टेल विंड भी है। मतलब हवा प्लेन के पीछे से आ रही है जो इसे ऊपर उठने में और मुश्किल बनाएगी। लेकिन क्रू इन सब चीजों को हल्के में ले रहा है। जब कैप्टन पूछते हैं विंड लाइट है ना, तो फर्स्ट ऑफिसर जवाब देते हैं हाँ लाइट है। इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए पायलट्स अपना काम जारी रखते हैं और कुछ ही पलों में प्लेन धीरे धीरे करके रनवे पर स्पीड पकड़ने लगता है। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर स्पीड अनाउंस करते हैं 60 नॉट्स, 80 नॉट्स। और फिर आता है वो इम्पोर्टेंट मोमेंट जब टेक ऑफ का डिसीजन लिया जाता है। V1 रोटेट। ये कहते हुए फर्स्ट ऑफिसर सिग्नल देते हैं कि अब प्लेन को रनवे से उठाना है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी गलती होती है कि कैप्टन प्लेन को बहुत धीरे धीरे रोटेट करते हैं। मतलब उसे उठाने में ज्यादा वक्त लेते हैं। नॉर्मली बोइंग 727 को लगभग 2-3 डिग्रीज पर सेकंड की स्पीड से उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ रोटेशन बहुत स्लो है। इससे प्लेन टेक ऑफ के लिए रनवे के और ज्यादा हिस्से का यूज कर रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते इस वक्त ये रनवे के बिल्कुल एंड पर आ गया है। प्लेन थोड़ा थोड़ा उठ रहा है लेकिन रनवे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कैप्टन प्लेन को हवा में उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी सिर्फ नोज ऊपर उठी है। इस वक्त प्लेन रनवे से बाहर निकलकर घास के मैदान से गुजर रहा है और यही वो पल हैं जहां से चीजें बिगड़नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे के एंड के पास मौजूद एक 2 मीटर ऊंचे फेंस से टकराता है। इसके बाद ये प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटे हुए एक रोड को पार करते हुए आगे निकलता है, जहां कुछ बाइक सवार बड़ी मुश्किल से खुद को टकराव होने से बचाते हैं। लेकिन रोड क्रॉस करते ही फ्लाइट 157 का तीसरा इंजन, जो प्लेन के पीछे वाले हिस्से में है, एक पेड़ और एक मिलिट्री गार्ड पोस्ट से टकरा जाता है। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि प्लेन के दाहिने मेन लैंडिंग गियर और उसके साथ जुड़ी हाइड्रोलिक लाइंस पूरी तरह से टूटकर अलग हो जाती है। इसके साथ ही दाहिने तरफ के फ्लैप्स का एक हिस्सा भी टूटकर गिर जाता है। प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम्स में दबाव लगातार गिर रहा है और अब स्टीयरिंग सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा। असल में हाइड्रोलिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो प्लेन की फ्लाइट कंट्रोल को सही तरीके से चलाने में मदद करता है, जैसे कि स्टीयरिंग, ब्रेक्स और लैंडिंग गियर। ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोफोन और हेडफोन मुझे इस तरह की एविएशन वीडियो बनाने में हेल्प करते हैं। अब अगर आप भी मेरी तरह हाई क्वालिटी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स यूज करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैं खुद ये एविएशन वीडियोस बनाने के लिए इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करता हूं। इनफैक्ट अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ये भी बिग पासपोर्ट के कंडेंसर यूएसबी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मैं अपनी टीम मेंबर से ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए भी काफी समय से इन्हीं हेडफोन्स का यूज कर रहा हूं। एंड बिलीव मी गाइस, बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी और रिलायबल हैं और इनका प्राइस भी काफी रीजनेबल है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ट्राई जरूर करें। हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स के अलावा ये वेबकैम्स और मॉनिटर स्टैंड भी सेल करते हैं, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर चलिए वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। इतना सब होने के बाद आखिरकार प्लेन हवा में उठता है, लेकिन अब इसका कंट्रोल क्रू के हाथ से लगभग पूरी तरह से निकल चुका है। कॉकपिट में वार्निंग अलार्म जोर जोर से बज रहे हैं और हर तरफ से इमरजेंसी सिग्नल्स आ रहे हैं। Terrain, pull up. कैप्टन का दिल तेजी से धड़क रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्लेन को कैसे काबू में लाया जाए, क्योंकि जो डैमेज हो चुका है उसे ठीक करना अब उसके बस में नहीं है। कुल मिलाकर प्लेन अब हवा में तो है, लेकिन बेहद खराब हालत में। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर इस मुश्किल हालात में जितना जल्दी हो सके फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। प्लेन का बैलेंस खराब हो चुका है और दाहिनी तरफ से लिफ्ट कम हो रही है, क्योंकि दाएं हिस्से के फ्लैप्स भी टूट गए हैं। इसी बीच कैप्टन अपने को पायलट से कहते हैं, इंजन 3 बंद हो गया। फर्स्ट ऑफिसर पूछते हैं, क्या सच में? यानी प्लेन अब सिर्फ 2 इंजन्स पर चल रहा है और उस पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। इस बीच फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग गियर को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि ड्रैग कम हो और प्लेन को हवा में थोड़ा और बैलेंस मिल सके, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की वजह से लैंडिंग गियर उठ ही नहीं पा रहा। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों एक दूसरे को तेजी से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेकिन पैनिक की वजह से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो हालात को और बिगाड़ रहे हैं। प्लेन लगातार ऊंचाई खो रहा है और उसका दाहिनी तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही स्पीड भी अब तेजी से कम हो रही है और कॉकपिट में स्टिक शेकर की वार्निंग आ रही है, जो ये बताती है कि प्लेन स्टॉल होने की कगार पर है। प्लेन के कंट्रोल्स अब मैनुअल मोड में आ गए हैं, यानी कैप्टन को अब खुद अपने बल पर कंट्रोल संभालना है। दोनों पायलट प्लेन को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लेन अब लगभग पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा है और इसका दाहिनी तरफ का झुकाव लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, प्लेन की स्पीड भी अब हद से ज्यादा स्लो हो चुकी है। जैसे ही प्लेन करीब 790 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो अब और ऊपर नहीं जा सकता। स्टिक शेकर बार बार वार्निंग दे रहा है कि प्लेन स्टॉल होने वाला है, मतलब वो अपनी लिफ्ट खो रहा है और गिरने वाला है। इसी बीच अचानक प्लेन तेजी से दाहिनी ओर घूमने लगता है। कैप्टन इसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही प्लेन के नोज और दाहिने विंग जमीन के करीब आता है, उसका इससे कंट्रोल पूरी तरह छूट जाता है। और फिर वो घड़ी आती है जिसका डर था। फ्लाइट 157 बेकाबू होकर जमीन से टकरा जाती है। सबसे पहले इसका दाहिना विंग और नोज जमीन से टकराते हैं और जैसे ही ये इम्पैक्ट होता है, पूरे प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है। फ्यूल टैंक तुरंत आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि टकराव होते ही कॉकपिट का हिस्सा प्लेन से अलग हो जाता है, लेकिन उसमें बैठे लोग इस तेज इम्पैक्ट की वजह से अपनी जान गंवा चुके होते हैं। पूरे हादसे में 4 लोग मौके पर ही मारे जाते हैं, जबकि एक क्रू मेंबर बाद में अस्पताल में दम तोड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैकेनिक इस हादसे में किसी तरह से बच जाता है, क्योंकि घायल होने के बावजूद वो किसी तरह से प्लेन के जलते हुए मलबे से निकलने में कामयाब हो जाता है। रेस्क्यू टीम तुरंत ही मौके पर पहुंचती है, लेकिन उनके पास अब इस हादसे में बचाने के लिए कुछ नहीं है। इस घटना की खबर बाहर आते ही इस पर जांच शुरू होती है और जो सच्चाई सामने आती है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल एरोसुक्रा एयरलाइन का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब रहा है
और ये पहली बार नहीं है जब इस एयरलाइन के साथ कोई हादसा हुआ है, बल्कि एरो शुक्र का पूरा इतिहास ही इस तरह की घटनाओं से भरा रहा है, जहां इस एयरलाइन में बहुत बार नियमों की अनदेखी की गई है। जांच से पता चलता है कि ये प्लेन ओवरवेट था। टेक ऑफ के लिए जो स्पीड्स यूज की गई वो गलत थी। क्रू ने पुराने टेक ऑफ चार्ट्स का इस्तेमाल किया और फ्लैप 30 के लिए सही स्पीड्स का हिसाब नहीं लगाया। इसकी वजह से प्लेन को ज्यादा रनवे की जरूरत पड़ी, जो इस छोटे से रनवे पर मुमकिन नहीं था। ऊपर से हल्की टेलविंड ने टेक ऑफ को और मुश्किल बना दिया। प्लेन को हवा में उठने के लिए जरूरी लिफ्ट नहीं मिली और यही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एरो शुक्र ने इस बोइंग 727 को जर्मन ओलानो एयरपोर्ट पर ऑपरेट करने की इजाजत नहीं ली थी, ये जानते हुए कि इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई और मजबूती इस भारी प्लेन के लिए सूटेबल नहीं है। फिर भी एयरलाइन ने इस प्लेन को यहां ऑपरेट किया। इन्वेस्टिगेशन में भी ये सामने आया कि हाइड्रोलिक सिस्टम के फेलियर ने सिचुएशन को और ज्यादा बुरा बना दिया था। इसके अलावा क्रू स्टैंड बाय रूडर हाइड्रोलिक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सका, जो ऐसी स्थिति में प्लेन को संभालने के लिए जरूरी था। इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर एरो शुक्र और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने नियमों को सही से फॉलो किया होता तो शायद ये हादसा टल सकता था। लेकिन जब छोटे छोटे नियमों को नजरअंदाज किया जाता है तो एक बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्लाइट 157 का हादसा हमें याद दिलाता है कि एविएशन की दुनिया में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं और अगर उन मार्जिन्स का ध्यान ना रखा जाए तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।